हेलो एंड वेलकम गाइस, दिस इज मनीष एंड यू वाचिंग माय स्टडी दोस्त। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सो गाइस, आज हम बात करेंगे रागा की एक और मॉक टेस्ट जो कि है मॉक टेस्ट नंबर 4। पहले के 3 मॉक टेस्ट अगर आपने नहीं दिए हैं तो उनको आप अटेंड कीजिए और उनका लिंक मैं टेलीग्राम में शेयर करता हूं, तो मस्ट आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। उसके अलावा इन सभी टेस्ट का प्लेलिस्ट भी मैंने चैनल पर बना दिया है, उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर ये टेस्ट सीरीज आप बीच में ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे आप 4th टेस्ट से आपने आज वीडियो देखा है, उससे पहले के टेस्ट या उससे आगे आने वाले टेस्ट की सभी अपडेट आप चाहते हैं तो वो टेलीग्राम में मिल जाएंगे। उसके अलावा उनके वीडियो सॉल्यूशन जो है वो प्रैक्टिस सेट जो है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर कोई डाउट होता है आपको तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो जैसे देखिए, इसका वीडियो सॉल्यूशन मैं आपको ये टेस्ट प्रोवाइड करवाने से पहले बना रहा हूँ, ताकि अगर कोई एरर हो क्वेश्चंस में तो मैं एक बार प्रूफ रीडिंग के तौर पे जैसे इस क्वेश्चन को सेट को सोल्व करते जाऊँगा आपके सामने, तो कुछ गलतियाँ होंगी तो उनको सुधार करने के पश्चात ही मैं आपको वो लिंक शेयर करूँगा जिसके थ्रू आप उस टेस्ट को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आपको एकदम 100% एक्यूरेट सारी चीज़ें मिलेंगी। जैसा कि पिछले टेस्ट में कुछ गलतियाँ थी, लेकिन उनको भी मैंने अपडेट करके ही आपको वो टेस्ट लिंक शेयर किया था। ठीक है, तो अभी हम मॉक टेस्ट नंबर 4 पे हैं और ये टेस्ट आप एप्लीकेशन में भी दे सकते हैं जो कि मैंने बना रखा है, एयरफोर्स वाई ग्रुप के नाम से है। उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं और आप अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। पिछले वीडियोस पे रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं था, लेकिन मैं समझ सकता हूँ काफ़ी दिनों से वीडियोस नहीं बना रहा था तो आप उतनी एक्टिव नहीं हो इस चैनल के रिगार्डिंग। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, जो टेस्ट मैं करवा रहा हूँ आप इनको एक बार ज़रूर कंपेयर कीजिए, क्योंकि जो टाइम मैंने लिया था वो एक क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, एक अच्छा क्वालिटी कंटेंट बनाने के लिए वो टाइम लिया गया था। तो आप उनको आप चाहे तो कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये जो मॉक टेस्ट मैं आपको करवा रहा हूँ, डेफिनेटली जो भी कैंडिडेट इसको अटेंड करके जाएगा वो एग्ज़ाम में एकदम ये समझ लीजिए कि इसी तरीके का लेवल रहेगा, इसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि पैटर्न जो है वो एकदम एक्यूरेट है। आप चाहे किसी बुक से कंपेयर कर लेना, चाहे किसी चैनल से कंपेयर कर लेना, ऐसे क्वेश्चंस और इतना क्वालिटी कंटेंट आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। बाकी चलिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप सभी लोग इसको अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की, तो आप सभी को पता है कि अंतिम समय में प्रैक्टिस सेट और प्रैक्टिस क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप परचेज कर सकते हैं चक्षु पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट। इसी के साथ यहाँ पे एक प्रैक्टिस बुक भी अवेलेबल है, जिसमें आपको 3200 प्रश्नों का समावेश मिल जाएगा। संपूर्ण सिलेबस पर आधारित ये बुक है। इसमें आपको प्रैक्टिस सेट, पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों का सॉल्यूशन और इसी के साथ में संपूर्ण सिलेबस पर आधारित प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के इसे परचेज कर सकते हैं, या आप नज़दीक के रिटेलर शॉप से भी इसे परचेज कर सकते हैं। आपके पास में दिए गए हैं, इनका जो संबंध है वह वैसे ही होना चाहिए जो तीसरा और चौथे का होगा। तो आप में से देखिए, पहले का जैसे डॉक्टर का संबंध नर्स से दिया गया है, तो आपको सभी को पता है कि सेम डिपार्टमेंट में होते हैं, तो इसी प्रकार से फ्लोवर आपके पास में दिया गया है। ठीक है, ठीक है, सॉरी फॉलोवर है ये। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, फॉलोवर है ये। उसके बाद में इसका संबंध किससे होगा? ठीक है, तो जैसे देखिए, नर्स जो है वो डॉक्टर से नीचे का पोस्ट होता है, तो फॉलोवर जो है, ठीक है, जैसे तो वो किससे नीचे का पोस्ट होता है? जैसे एम्प्लॉयर। ठीक है, एम्प्लॉयर या इससे ज़्यादा अगर यहाँ पे मैनेजर होता तो हम यहाँ पे बात कर सकते थे। तो एम्प्लॉयर तो यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे आ सकता था, उससे ऊपर मैनेजर मान सकते हैं। उसका देखिए लीडर, तो लीडर इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए लीडर है वो ऊपर की पोजीशन है और लीडर के ही फॉलोअर है। जैसे कि आप समझ लीजिए कि कोई भी पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी, उसका एक लीडर है, उसके फॉलोअर्स हैं, मतलब लोग उसको सपोर्ट करते हैं। तो उसी तरीके से जैसे डॉक्टर है, तो डॉक्टर को सपोर्ट करने के लिए या हेल्प करने के लिए कौन होते हैं? नर्सेस होते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार समझ सकते हैं। उसके अलावा वर्कर है, तो ये देखिए अलग अलग कैटेगरी में सही है, लेकिन उसी कैटेगरी का बंदा होना चाहिए, तो ये आपके पास में इसका सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैनेजर मैंने बताया, तो इसके अंदर अगर आप एम्प्लॉयर लेते हैं तो इसमें मैनेजर भी होना जरूरी था, लेकिन ऑप्शन में फॉलोअर है, तो इसके लिए सबसे बेस्ट सुटेबल ऑप्शन लीडर हो जाएगा, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए अगला सवाल, इसमें आपके पास में डायरेक्शन दिया गया है कि फाइंड ओड एंड आउट, यानी कि इसमें से भिन्न को पहचानना है। 3 इसमें समान है, उसमें से एक जो है डिफरेंट है, वो आपको जो है पता लगाना है। सबसे पहला यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे गिरजाघर है, ठीक है, उसके बाद में मॉस्क यानी कि मस्जिद है, आपके पास में चर्च है और मठ है, ठीक है, मोनेस्ट्री। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, मठ। देखिए गिरजाघर है, मस्जिद है, चर्च है, ये सभी जो है पूजा स्थल हैं, लेकिन मठ जो है सन्यासियों के रहने की जगह को बोला जाता है, तो ये इससे डिफरेंट हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिए आपके पास में, जैसे जैसे आपके सिलेबस में मेंशन है उसी तरीके से सभी टॉपिक से मैंने एक एक क्वेश्चंस लेने की कोशिश की है।
अब देखिए यहाँ पे नंबर सीरीज से है, एक आता है आपके पास में अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से, तो यहाँ पे अगला सवाल उससे भी होगा। पहला सवाल हम देख रहे हैं नंबर सीरीज से, इसका ऑप्शन क्या होगा, आपने सोल्व किया होगा इस क्वेश्चन को, जैसे कि 6, 11, 21, 36 और 56 अगला आपके पास में पूछा गया है। देखिए आप सभी को पता है कि इस तरह की सीरीज में हम सबसे पहले डिफरेंस चेक करने की कोशिश करते हैं, उसके अलावा स्क्वायर हो सकता है, क्यूब हो सकता है, स्क्वायर क्यूब एक साथ में हो सकता है, अल्टरनेट हो सकता है, स्क्वायर क्यूब प्लस माइनस हो सकता है, इस तरह से ये सीरीज चलती है। लेकिन सीरीज में सबसे पहले आप डिफरेंस चेक कीजिए, और डिफरेंस बहुत तेजी से बढ़ रहा है तब आप उसमें समझिए कि कुछ मल्टीप्लाई होकर प्लस माइनस हो रहा है, या अगर आप यहाँ पे डिफरेंस मतलब लगभग नॉर्मल है तब आप इस सीरीज को सबसे पहले डिफरेंस से कीजिए। देखिए सारी संख्याएं एकदम छोटी संख्याएं हैं, आप इनको डिफरेंस से चेक कीजिए, सबसे पहला ऑप्शन यही रहेगा। तो 11 में से 6 गया तो यहाँ पे 5 का डिफरेंस आ रहा है। उसके बाद देखिए 11 से 21 सीधा 10 का डिफरेंस आ रहा है। 21 से 36 में देखो तो यहाँ पे देखिए 6 माइनस 1 5 और 3 माइनस 2 1 यानी कि 15। अब मेरे को एक समझ में आया कि सीरीज ये चल रही है 5 10 15, तो अगला 20 होना चाहिए। तो जैसा कि मैंने देखा कि अगला डिफरेंस 20 है, सेम बात है कि अगला यहाँ पे 25 हो जाएगा 5 5 के डिफरेंस से। तो 56 प्लस 26 यानी कि 6 5 प्लस 11 1 हो जाएगा, 5 और 2 7 और 1 8, 81 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। होपफुली आपने इसका आंसर टिक कर लिया होगा सही से। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। तो नेक्स्ट सवाल भी यहाँ पे आपके पास में टर्म दी गई है, एक सीरीज दी गई है, जेड है, यू है, क्यू है, फिर उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है और एल है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है। बेसिकली अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका हिंदी वर्जन नहीं लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे इस सवाल को देख करके आपको पता लग जाता है कि इसमें पूछा क्या गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए जेड जो है कितने पे आता है। सबसे पहले मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इनका नंबर आप नोट कर लीजिए। जेड 26 पे आता है, यू कितने पे आता है 21 पे, क्यू का कितने पे आता है 17 पे, और एल जो है 12 पे आता है। तो अब ये नंबर सीरीज में ही कन्वर्ट हो गया है। अब मैं देख रहा हूँ कि ये माइनस होते जा रहे हैं कुछ ना कुछ नंबर। तो देखिए यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे 5 माइनस हुआ है, फिर उसके बाद में मैंने देखा कि यहाँ पे जो है 4 माइनस हुआ है। ठीक है, तो मैं मान सकता हूँ कि अगला यहाँ पे 3 माइनस हुआ हो। ठीक है, तो एक बार मैं 7 में से 3 गया तो यहाँ पे आपके पास में कितना बचे 14 बचेगा। अब उसके बाद में देखो जो 3 माइनस 2 माइनस होना है, 14 माइनस 2 यानी 12, यानी कि ये सेटिस्फाई कर रहा है। 14 पे कितना आता है आपको ये पता होना चाहिए, 14 पे एन आता है, इसका मतलब डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको जो है याद होनी चाहिए। अगला सवाल आप यहाँ पे देखिए कि इन ए सर्टेन कोड, एक निश्चित भाषा के अंदर देखिए आपके पास में क्या लिखा गया है, MONKEY, मंकी को जो है किस तरह से लिखा गया है, XDJMNL। तो हाउ इज टाइगर रिटन इन द कोड, तो देखिए टाइगर को कैसे लिखेंगे, TIGER। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको चेक करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से लिखा गया है। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे कि सबसे पहले जैसे मैंने इसको देखा कि ये सीरीज जो है इस तरह से चल रहा है कि अगर मैं यहाँ पे आता हूँ एम से यहाँ पे इसको एल लिखा गया है, यानी कि -1 करके इसको जो है लास्ट से स्टार्ट किया गया है। उसके बाद में ओ को आप चेक कर लीजिए, ओ को जो है क्या लिखा गया है, ओ 15 पे आता है वैसे, और एन जो है 14 पे आता है, इसको भी -1 करके लिखा गया है, मतलब पीछे की साइड से लिखा गया है। तो जैसे मैं यहाँ पे इसको सीधा लिखना चाहूँ तो एम है यहाँ पे, इसके बाद में इसको लास्ट से लिखना स्टार्ट कीजिए, इसको -1 कीजिए और लास्ट से स्टार्ट कीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास में एल हो गया। फिर उसके बाद में ये एम ओ है आपके पास में, इसको -1 करेंगे तो ये एन हो जाएगा। फिर एन है, एन को -1 करेंगे तो ये एम हो जाएगा, की को -1 करेंगे तो जे हो जाएगा, ई को -1 करेंगे तो ये डी हो जाएगा, और वाई को -1 करेंगे तो ये एक्स हो जाएगा। ठीक है, XYZ आपने सुना होगा। तो उसके बाद हम देखिए टाइगर को कैसे लिखेंगे, तो टी को -1 कीजिए, जैसे आप इसको -1 करेंगे 19 आएगा, T20 पे आता है, -1 करेंगे 19 पे क्या आता है आपके पास में एस आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं दो ही ऑप्शन में एस, 3 में है सॉरी। उसके बाद में देखिए आपके पास में आई है, तो आई कितने पे आता है 9 में, और 8 पे आ जाएगा तो 8 पे क्या आता है एच आता है। ठीक है, उसके बाद में जी 7 पे आता है तो 6 आएगा यहाँ पे, तो 6 पे आपके पास में एफ आता है। ठीक है, उसके बाद में देखिए ई 5 पे आता है तो यहाँ पे ई का डी हो जाएगा, और आर जो है आपका 18 पे आता है, 18 का क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, 17 पे आपका क्या होता है क्यू होता है। तो देखिए QDFHS ये फर्स्ट ही ऑप्शन में दिया गया है, तो इसका जो आंसर आपके पास में हो जाएगा वो ए हो जाएगा। ठीक है, सो अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 6 है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, देखिए कि एक फोटोग्राफ है, उसकी ओर इशारा करते हुए, देखिए ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है ये, तो इसको ध्यान से करना। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कैसे करना है, वो मैं भी आपको बताऊंगा फिर से एक बार। सिर्फ आपको क्या करना होता है, इसमें एक फैमिली चार्ट बनाना आना चाहिए, उसके बाद में सवाल को करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। सबसे पहले यहाँ पे आपके पास में क्या लिखा गया है, एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति है। जैसे कि मैं किसी भी व्यक्ति को ये पॉइंट करके मान लिया, ये एक पर्सन है, इसने अपने दोस्त से कहा कि वह मेरे पिताजी, यानी कि ये व्यक्ति खुद ही कह रहा है कि इसका पिताजी। ठीक है, तो इसके मैंने फादर बना लिया, इसको एफ से मैंने डिनोट कर लिया। ठीक है, पिताजी
के बड़े भाई, अब इनका बड़ा भाई है तो आपको मैंने कल बताया था कि सेम जनरेशन वाले को किस में दिखाएंगे, उसके लेफ्ट या राइट में। तो बड़े भाई को मैंने यहाँ पे F2 से इस प्रकार से दर्शा दिया है, ठीक है, ये बड़े भाई हैं इनके, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि वह जो फोटोग्राफ में है बड़े भाई की पोती है। तो देखिए बड़े भाई का यहाँ पे कोई बेटा होगा, फिर उस बेटे की यहाँ पे आपके पास में कोई डॉटर होगी, ठीक है। तो ये इसका क्या है, सन है। तो इसका संबंध पूछ रहा है, तो ये जो है इसका भाई होगा, यानी चचेरा भाई है ये, ठीक है। तो ये इसका संबंध यहाँ पे पूछा गया है कि इस डॉटर का संबंध जो है इस पर्सन से, ये अननोन है हमारे लिए, तो इसका संबंध क्या होगा। तो ये जो है इसकी क्या लगेगी यहाँ पे आपके पास में, नाइस बोल सकते हैं या भतीजी बोल सकते हैं, ठीक है। ये इसका जो है चाचा हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। ये चाचा है, लेकिन यहाँ पे संबंध किसका पूछा है कि उस व्यक्ति से किस तरह से संबंधित है। ये पोती जो है इसकी क्या क्या लगती है, ये आपसे पूछा गया, ये भतीजी लगती है, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। देखिए आपके पास में ये डायरेक्शन से है, इसमें क्या बोला गया है कि मेरा मुख जो है पूर्व की ओर है। तो सबसे पहले मैं आपको बोलता हूँ कि डायरेक्शन बना लीजिए, और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कौन सी दिशा किस तरफ होती है। ये बेसिकली सभी को पता होगा कि ये नॉर्थ साइड है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। अब यहाँ पे बोला गया है कि मेरा मुख, तो व्यक्ति जो भी आप मान रहे हैं उसको आप सेंटर में मानेंगे, और उसका मुख क्या बोल रहा है कि पूर्व की तरफ है, तो मैंने इस तरह से डिनोट कर दिया। फिर वह बोलता है कि और मैं 100 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमने के बाद, तो देखिए क्लॉकवाइज घूम रहा है, मतलब किस तरफ घूमेगा वो, इस साइड में, क्लॉकवाइज इस तरह से होता है, ठीक है। तो वो 100 डिग्री घूमेगा, तो देखिए 90 डिग्री तो ये है, लगभग ये इस तरह से यहाँ पे पहुंच जाएगा। घूमने के बाद वो क्या बोल रहा है कि 145 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता हूँ। तो देखिए 100 डिग्री तो वापस यहाँ पे आ जाएगा, और 45 डिग्री जो है वो यहाँ पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो वह मेरा मुख किस दिशा में है, तो आप देख सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में जो है उसका मुख अभी हो जाएगा, तो नॉर्थ ईस्ट जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सा सवाल था, होपफुली आपने कर लिया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके पास में क्या बोला गया है कि लड़कों की एक पंक्ति में अतुल जो है दाईं तरफ से 12वां है, यानी कि लेफ्ट राइट से पूछा गया हमें, तो लेफ्ट और राइट बना लेता हूँ। यहाँ पे बॉयज की एक लाइन बनी हुई है, तो यहाँ पे अतुल जो है यहाँ पे मैं मान लेता हूँ। तो क्या बोल रहा है कि अतुल लेफ्ट यानी कि दाईं तरफ से जो है 12th पोजीशन पे है, यहाँ पे ये अतुल की पोजीशन है, और बाईं ओर से 4th है, ठीक है। लेकिन ये राइट साइड से जो है इसका प्लेस 4th प्लेस बोला गया है। तो पंक्ति में कितने लड़के और जोड़े जाएं ताकि पंक्ति में 28 लड़के हो जाएं, ठीक है। सबसे पहले तो हम निकालते हैं कि इनका टोटल कितना होगा। तो पहले देखिए एक ही व्यक्ति की 2 बार पोजीशन बताई गई, कल भी ऐसा सवाल था, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंस है उससे। तो कल इतना ही पूछा था कि इनमें जो है दोनों का जो है योग कितना होगा टोटल। देखिए ये 12 + 4 आपके पास में 16, लेकिन ये एक ही व्यक्ति का यहाँ पे पोजीशन पूछा है हमसे, तो ये -1 हम करेंगे, क्योंकि एक ही व्यक्ति 2 बार काउंट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल अभी तो 15 है, लेकिन मुझे 28 बनाने हैं इसको, तो यहाँ पे मुझे और कितने जोड़ने पड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे मुझे और कितने जोड़ने पड़ेंगे, 13 और जोड़ने पड़ेंगे, तभी तो ये 28 हो जाएगा। 5 और 3 8 और 1 और 1 2, तो ये 28 हो जाएंगे, तो +13 करने पड़ेंगे। तो इसने यही पूछा कि कितने जोड़ने पड़ेंगे, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ सिंबल्स डिनोट किए गए हैं। इसमें बोला गया है कि प्लस का मीनिंग जो है मल्टीप्लाई है, और सब्सट्रैक्ट का मीनिंग जो है डिवाइड है, और मल्टीप्लाई का मीनिंग जो है ऐड है, और यहाँ पे डिवाइड का मीनिंग जो है यहाँ पे सब्सट्रैक्ट है। तो इस तरह से आपको जो है इस इक्वेशन को सेट करना है और इसका आंसर निकालना है। तो देखिए 25, अब देखिए यहाँ पे गुणा का मतलब पूछा है, तो गुणा का मतलब है प्लस, +6। माइनस का अर्थ पूछा है, तो माइनस का अर्थ है डिवाइड, तो 6/3 मैं इस तरह से लिख देता हूँ। डिवाइड का अर्थ है माइनस, तो -2, और प्लस का अर्थ आपके पास में क्या है, मल्टीप्लाई है, तो ये 5। अब देखिए 3 दूनी 6 हो जाएगा, और उसके बाद में 5 × 2 -10, तो 25 और 2 यहाँ पे आपके पास में कितना हो जाएगा, 27। 27 - 10 आपसे पूछा है, तो ये 17 हो जाएगा, और इसका आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। सो ये भी एक सिंपल सा सवाल था, आपने कर लिया होगा, लेकिन इस तरीके के ही सवाल आपसे पूछे जाते हैं। हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल कुछ इस तरह से है कि 20 + 3 = 15 है, 15 + 4 = 30 है, तो 12 + 6 = क्या होगा। देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली कहना क्या जाता है कि यहाँ पे इस प्लस का मतलब मत निकालिए, यहाँ पे कुछ भी आप इक्वेशन यहाँ पे कोई भी संक्रिया कीजिए, लेकिन इसका मान जो है 15 आना चाहिए। देखिए 20 को मैं क्या करूँ कि ये 15 बन जाए, इसी प्रकार 15 के साथ में 4 के साथ में क्या क्या, जैसे 15 चौक कितना हो जाता है, 60 हो जाता है, तो 60 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो 30 हो जाता है, तो मेरा एक बार ये मानना हो सकता है। इसी प्रकार मैं इसको देखता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 20 या 60, लेकिन 60 को मैं 2 से डिवाइड करूँ तो यहाँ पे 15 ही आता है, तो गुणा नहीं हो रहा है, मतलब ये ठीक है। कोई भी संक्रिया आप कर सकते हैं, लेकिन ये आपको 15 लाना है यहाँ पे। तो
किस तरह से होगा पहले इससे समझिए, और फिर उसके बाद में 12 प्लस 6 के साथ में भी वो सेम संक्रिया कीजिए, तब कि आपको आंसर मिल जाए। सो देखिए इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या होगा वो हम अब देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए कि ये आपके पास में क्या लिखा गया है, 20 प्लस 3। इसमें आपको क्या करना है कि सभी को इन दोनों को जोड़ना है, तो 20 प्लस 3 आपके पास में 23 हो जाएगा। अब इनके जो डिजिट है इनको जोड़ लीजिए, 2 प्लस 3 आपके पास में 5 हो जाएगा, और इसको आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तब आपके पास 15 आएगा। सेम यही चीज़ इस पे करके देखना है, तो इसका कितना हो जाएगा, 15 प्लस 4 19 हो जाएगा। इनके यूनिट को जोड़ेंगे, डिजिटों को जोड़ेंगे, तो 9 प्लस 1 10, 10 इंटू 3 करेंगे तो 30 आ जाएगा। सेम इसी प्रकार आपको क्या करना है, 12 प्लस 6 कितना होता है 18, 18 में आपको क्या करना है 1 प्लस 8 आपके पास में हो जाएगा 9, 9 इंटू 3 यानी कि 27। तो ये इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। सो होपफुली आपने अगर इसको नहीं किया होगा, इस तरह के क्वेश्चंस क्या होते हैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी करते हैं आप सब लोगों को, तो कम से कम टाइम में अगर ये हो रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप इनको स्किप भी कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट सवाल। अब देखिए ये एक अच्छा सवाल है, इसमें रेशियो का भी यूज किया गया है, ऑप्शंस में आप देख सकते हैं, तो इसमें मैथमेटिक्स भी आपका चेक हो जाएगा और रीजनिंग में भी हो जाएगा। तो ये एज वाला क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। देखिए 2 ईयर अगो ए मदर वाज 4 टाइम एज ओल्ड एज हर सन। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो मदर है, एक है सन, तो 2 साल पहले की बात कर रहा है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं बिफोर 2 ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बिफोर 2 ईयर। तो 2 साल पहले की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या बोल रहा है कि मदर वाज 4 टाइम एज ओल्ड एज हर सन। तो अगर उसका सन एक्स था तो उसकी माता जी उसके 4 गुने के बराबर थी 2 साल पहले। ठीक है, एंड 6 ईयर फ्रॉम नाउ, अभी मतलब प्रेजेंट में आएंगे, फिर प्रेजेंट से 6 साल बाद में, नाउ फ्रॉम नाउ हर एज विल बिकम मोर देन डबल हर सन्स एज बाई 10 ईयर। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या करना है कि पहले आप 2 साल बढ़ाएंगे यहाँ से, तब आप यहाँ पे प्रेजेंट में पूछेंगे, फिर प्रेजेंट से आप 6 साल आगे जाएंगे, तब ये क्या बोल रहा है कि 6 साल बाद में माता की आयु जो है वह उससे 2 गुने से 10 ज़्यादा है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप इसको पहुँचाइए, तो देखिए 2 प्लस 6 यानी कि 8 साल, इनकी जो आयु है 6 साल बाद में वर्तमान से x प्लस 8 हो जाएगी, और उसकी माता की जो आयु होनी चाहिए वो कितनी हो जाएगी 4x प्लस 8। लेकिन यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है कि उसकी माता की जो आयु है उसके पुत्र की जो आयु है उसकी 2 गुने से 10 अधिक हो जाएगी, तो इसको 2 गुना कर दीजिए, फिर इसमें 10 जोड़ दीजिए। इसको अब आगे सोल्व करेंगे, यहाँ पे x नहीं था 8 था, 6 प्लस 2 हमें जोड़ना था। देखिए 4x प्लस 8 आपके पास में है, तो 4x प्लस 8 इक्वल टू, अब इसको सोल्व कर लीजिए, 2x प्लस 8 इंटू 2 16 प्लस 10। ठीक है, तो यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 4x माइनस 2x होके 2x हो जाएगा, और इधर 16 प्लस 10 26, 26 माइनस 8 करेंगे तो 18, यानी कि x की वैल्यू आपके पास 9 आ गई, तो x की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, ये कितना हो जाएगा 36, और इससे x की वैल्यू जो हो जाएगी 9। लेकिन यहाँ पे ये हमें पूछा है वर्तमान आयु, यानी कि यहाँ पे आपके पास में रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज। ठीक है, तो प्रेजेंट में नहीं, ये बिफोर 2 ईयर था, मैंने पहले भी लिखा था ये दिमाग के लिए आपके लिए, तो इसको प्रेजेंट में लाने के लिए हमें प्लस 2 करना पड़ेगा, ये 38 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 2 11 हो जाएगा, मतलब रेशियो क्या हो जाएगा 38 रेशियो 11। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर है। सो अब देखिए आगे के क्वेश्चंस के लिए डायरेक्शन यहाँ पे आप देख लीजिए, क्वेश्चन के लिए क्या डायरेक्शन दिया गया है कि क्वेश्चन 12 to 15 क्वेश्चन फिगर इज गिवन, चूज द आंसर फिगर। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में क्वेश्चन फिगर है ये, और इसके में आपको आंसर फिगर बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। सो देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन फिगर को समझना होगा, उसके बाद में आंसर देना होगा। इस तरह के 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये 4 मार्क आपके जो है बहुत आसानी से आप इसको क्लियर कर सकते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा सीखने की जरूरत नहीं, सिर्फ पैटर्न समझना है। अब पैटर्न क्या है ये देखिए, आपने देखा यहाँ पे जो एक स्टार जैसी आकृति बनी हुई है वह अगली आकृति के अंदर वह यहाँ पे मूव हो गई है। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद में मैंने देखा कि ये स्टार वाली आकृति इसके बाद में भी मूव हो रही है। ठीक है, लेकिन मैंने इससे अगली आकृति में देखा कि ये यहाँ पे दोनों में सेम है, मतलब कि ये आकृति सिर्फ 2 बार ही मूव होगी। ठीक है, फिर उसके बाद में ये जो है एक बार स्थिर रहेगी। ठीक है, अगली बार मैंने देखा कि मैं जैसे इस क्वेश्चन मार्क को लेता हूं, तो ये क्वेश्चन मार्क अगली आकृति में स्थिर है, मतलब एक बार स्थिर है, लेकिन ये अगली 2 बार ये मूव करेगा। तो यहाँ पे मैंने देखा कि ये देखिए यहाँ पे यहाँ से आया, यहाँ पे यहाँ आया, फिर यहाँ से जो है ये यहाँ पे आया, तो ये मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, तो कोई भी आकृति आप पकड़ लीजिए, ये जो है या तो पहले स्थिर होगी या फिर लगातार 2 बार मूव करेगी अगर स्थिर है तो, या फिर क्या होगा कि अगर ये एक बार स्थिर है एक बार मूव करेगी। उसके बाद में जैसे कोई भी आकृति ले लीजिए, जैसे मैं एन आकृति को लेता हूँ, ये अगली आकृति में देखिए आपने यहाँ पे ये मूव कर रही है, फिर ये स्थिर है, लेकिन फिर दोबारा से ये मूव करेगी इस तरह से। तो इस तरह से ये ट्रायंगल शेप में जो है ये चल रहा है। तो हम क्या करते हैं, जैसे मैंने देखा कि ये जो सर्कल है ये यहाँ पे स्थिर है, मतलब अब ये सेम यहाँ पे इस तरह से मूव करेगा।
ठीक है, आपने देखा कि यहाँ वाली जो आकृति है, यहाँ पे कोने पे बनी हुई आकृति, ये इस तरह से मूव करती है, तो ये आकृति जो है, अगली आकृति जो है यहाँ पे बनेगी, उसमें जो है ये गोला जो है ये बीच में आएगा। तो यहाँ पे मैंने देखा कि एक इसके अंदर है, एक इसके अंदर है, बीच के अंदर, और बाकी किसी में नहीं है, तो इनको काट दीजिए। अगली देखिए यहाँ पे, जैसे कोई भी आप पकड़ लीजिए, जैसे मैं इस एन को देखता हूँ, तो पहले मैं देख करूँगा कि ये एन यहाँ पे है, और उससे पहले जो है अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये एन यहाँ पे था, मतलब ये एन जो है आपके पास में ये मूवमेंट कर चुका है 2 बार। अब मैं इसको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। देखिए पहले ये एन यहाँ था, फिर ये एन यहाँ पे आया, इस आकृति में यहाँ पे देख सकते हैं, फिर एन ये यहाँ पे आया, मतलब ये यहाँ पे आ चुका है। लेकिन अगली आकृति में ये एन जो है इस तरह से जो दे रखा है, ये मैंने सही नहीं बनाया, ये एन इस तरह से, ये एक मिनट रुकिए, ठीक है, अभी सही बना दिया। तो ये इस तरह से होगा। तो मैंने एक बार चेक किया क्योंकि बाकी सारी एलिमिनेट हो चुकी हैं, इसमें और इसमें मेरे को चेक करना था। इसमें एन यहाँ पे है, मतलब ये 4th आकृति है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जितना जल्दी इस तरह से आप पकड़ पाएंगे उतना ही आसानी से इसको समझ पाएंगे। आप चाहे तो किसी और आकृति से भी चेक कर सकते थे, जैसे ये आकृति है, ये यहाँ से यहाँ पे मूव हो रही है, इससे पिछली वाले में देखिए ये स्थिर थी, अब ये मूव हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि ये यहाँ पे स्थिर है आपके पास में, और उसके बाद में ये यहाँ पे भी स्थिर है। ठीक है, ठीक है, तो अब कंफ्यूज मत होना क्योंकि ये 3 बार में चेंज हो रही है। अब ये किस तरह से शुरू हो रही है, पहले ये क्या थी आपके पास में, 2 बार मूव किया फिर स्थिर थी, फिर ये स्थिर से शुरू हो रही है, स्थिर थी, फिर उसके बाद में 2 बार मूव करेगी, तो इस तरह से चल रही है। ठीक है, अब जो भी चाहें, मतलब जितना जल्दी पहचान पाए, कोई भी आकृति को पहचान लीजिए इस तरह से, ये किस तरह से मूव कर रही है, फिर उसके बाद में उसको अप्लाई कर लीजिए। सो देख सकते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया है, और इसमें भी फिगर वाला ही सवाल है ये, जिसमें क्वेश्चन फिगर को देखिए फिर आंसर फिगर को पता लगाइए। देखिए, जैसे मैं सबसे पहले इस आकृति को लेता हूँ, इस एरो में मैंने देखा इससे अगली वाली में कि ये एरो जो है यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, जैसे ये एरो यहाँ पे ऐसे था तो ये ऐसे कैसे ऊपर गया। फिर इससे अगली आकृति में मैंने देखा कि ये एरो ऐसे के ऐसे जो है यहाँ पे ऊपर चला गया। फिर उसकी अगली आकृति में मैंने देखा कि अब ये एरो चेंज हो गया है, इस तरह से आ गया है। इससे अगली आकृति में मैंने देखा कि ये नीचे उतर रहा है इस तरह से, तो उससे अगली वाली आकृति में ये इसी तरह से ये नीचे होगा। तो ये सबसे पहली कंडीशन मुझे मिल गई कि जो आगे आकृति बनेगी उसमें ये ऐसी कंडीशन होगी। तो ये पहली आकृति नहीं हो सकती, दूसरी हो सकती है, तीसरी भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। ठीक है, एक को हमने एलिमिनेट कर दिया है अभी तक। अगली को मैं चेक करता हूँ कि ये इस तरह से आकृति है, अगली में जो है ये आकृति बीच में जाती है लेकिन ये साइड चेंज कर लेती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, फिर उससे अगली में मैंने देखा कि ये ऊपर जाती है, लेकिन इस बार अभी जैसे ये यहाँ पे नीचे की तरफ थी तो अब ये ऊपर की तरफ, मतलब एक बार ऊपर रहती है एक बार नीचे रहती है। फिर उसके बाद में देखिए ये लेफ्ट थी, क्योंकि यहाँ पे आकृति जो है जैसे ये घूम रही है तो ये इस तरफ घूम गई। अब इस तरह बाद में देखिए ये इस तरह से आ गया है, फिर अब नीचे जो आएगी वो इस तरह से आएगी, तो ये आकृति भी नीचे रहेगी और इस तरह से रहेगी। तो देखिए इस तरह से इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं है, तो ये एलिमिनेट हो गया। उसके बाद में तीसरी आकृति को मैं चेक करता हूँ। तीसरी आकृति आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ऊपर की तरफ इस तरह से थी, फिर उसके बाद में उससे अगली वाली आकृति के अंदर ये जस्ट इसी के नीचे इस तरह से आ गई है। ठीक है, ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद में तीसरी आकृति में आपने देखा कि ये इस तरह से नीचे चली गई है। फिर उसके बाद में अगली आकृति में आप देखेंगे कि ये इस तरफ मूव करेगा, फिर उसके बाद में आप देखेंगे कि ये यहाँ से इस तरफ जाएगा। फिर उसके बाद में ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आ चुका है। फिर उसके बाद में क्या होगा, ये आकृति इस तरह से हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ 4th ऑप्शन में, तो 4th ऑप्शन में तो कुछ लगा ही नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर उसके बाद में देखिए यहाँ पे एक तो ये है और एक ये है, तो इन दोनों के अंदर ये है, तो मतलब ये अभी इनमें बचा हुआ है। अब 4th को देख लीजिए, ये P है, एक तरफ इस साइड में बन रहा है, एक बार इस साइड में बनाए। ठीक है, यहाँ से ये मूव हुआ, फिर उसके बाद ये बीच में आया, फिर उसके बाद में ये एक बार इसी साइड में चेंज हो रहा है। ठीक है, फिर ये देखिए ये यहाँ पे नीचे आ रहा है, मतलब अगली बार में जो है ये इस तरह से मूव होगा। ठीक है, बीच में नहीं आएगा, तो यहाँ पे 3rd ऑप्शन में बीच में आ रहा है, ये इस तरह से यहाँ पे मूव हो रहा है, तो ये इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये सवाल थोड़ा कठिन कह सकते हैं क्योंकि एक से हम एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं, इसमें सारे ऑप्शन लगभग सिमिलर हैं, इसलिए लास्ट तक हमें चेक करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट सवाल में आपको जो है इस तरह से एक आर की आकृति दी गई है, एक 2 एरो हैं और एक यू जैसी आकृति। हम शुरुआत करते हैं इस यू से। सबसे पहले मैंने देखा कि ये यू है, अगली आकृति में उल्टा हो जाता है और यहाँ पे पहुँच जाता है। फिर उसके बाद में मैंने देखा कि ये यू है, यहाँ से यहाँ पे पहुँच जाता है और ये वापस सीधा हो जाता है। मतलब इस तरह से चल रहा है, ये एक जैसी ये आकृति है, इसमें ये ट्रायंगुलर शेप में चल रहा है। फिर उसके बाद में मैंने अगली आकृति में देखा कि ये वापस यहीं पे आ जाता है और ये वापस उल्टा हो जाता है। फिर ये यहाँ से जो है यहाँ पे मूव करके यहाँ पे पहुँच जाता है, मतलब उल्टा रहता है यहाँ पे बीच में और सीधा हो जाता है। तो अगली बार क्या होगा कि फिर ये वापस यहाँ जाएगा और ये उल्टा हो जाएगा। तो इस तरह से मैं ऑप्शन में देखता हूँ। देखिए यहाँ पे यू होना चाहिए था, नहीं है। इसमें यू होना चाहिए, है भी, लेकिन ये उल्टा नहीं है। इसमें मैंने देखा कि हाँ ये हो सकता है,
उसके बाद देखा कि यहाँ पे यू नहीं है, इसमें यू है लेकिन ये उल्टा नहीं है, यानी कि इस तरीके का नहीं है जो कि एक थर्ड ऑप्शन में दिया गया। तो एक सिंगल चीज से आपने पहचान लिया कि ये आंसर होगा। लेकिन अगर आप चाहें तो और भी चीज़ों को चेक कर सकते हैं। जैसे इस एरो को देखिए, ये एरो नीचे की तरफ आ रहा है, फिर उसके बाद में आपने देखा कि ये एरो यहाँ से जो है यहाँ पे पहुँच गया। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये इसका राइट साइड है, ये इसका लेफ्ट साइड आ जाता है। फिर उसके बाद में ये एरो देखिए, ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया। पहले एरो जो है नीचे की तरफ था, फिर ऊपर की तरफ, फिर ये एरो देखिए यहाँ पे पहुँच गया। मतलब ये इस तरह से चल रहा है, ये इस तरह से चल रहा है ये एरो। ठीक है, अब ये एरो यहाँ पे आ गया, वापस ये एरो यहाँ पे गया है, और ये नीचे था ये ऊपर हो गया। अब ये एरो जो है यहाँ पे आ गया, फिर उसके बाद में ये यहाँ पे कोने में जाएगा, और ये सीधा था ये उल्टा हो गया। ठीक है, अब वापस ये एरो जो है आएगा, फिर किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा और यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे रहेगा और ये उल्टा था और ये सीधा हो जाएगा। तो देखिए थर्ड ऑप्शन में ये सीधा हो रखा है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे उल्टा है। ठीक है, यहाँ पे सीधा हो रखा है लेकिन यहाँ पे ये यू नहीं है। तो इस तरह से और भी चीज़ों को आप चेक करके पहचान सकते हैं। तो इसका आंसर भी आपको पता चल गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। सो ये इस तरह का लास्ट सवाल है। रीजनिंग में 4 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन फिगर है और ये आंसर फिगर है। तो देखिए यहाँ पे सीरीज किस तरह से चल रहा है, सबसे पहले इसको समझते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा, सबसे पहले ये आपके पास में एक आकृति बनी हुई है जिसके ऊपर इस तरह से बना हुआ है। ये जो है अगली आकृति के अंदर ये रोटेट हुआ 90 डिग्री पे राइट साइड में। उसके बाद में एक नई आकृति वाई के रूप में यहाँ पे जुड़ गई है, यानी कि एक के बाद में यहाँ पे एक आकृति है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है। तो इसी तरह से एक एक आकृति नई जुड़ती जा रही है। लेकिन अगली आकृति में देखा कि ये फिर से जो है यहाँ पे ये वाला जो है ये यहाँ पे इस तरह से घूम गया, मतलब 90 डिग्री पे ये घूम रहा है। यहाँ पे हो गया। फिर उसके बाद में अगली आकृति में ये इस तरह से है, फिर ये इस तरह से आएगा, फिर अगली आकृति में इस तरह से रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये यहाँ पे इस तरह से है सभी के अंदर लगभग। हाँ, ठीक है, तो इससे हमें कुछ पता नहीं चला। फिर उसके बाद में अगली बार मैंने देखा कि ये जो वाई वाली जो आकृति है इसमें भी सेम इसी तरीके से चल रहा है। मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। वाई वाली आकृति मैंने देखा कि ये वाई था, फिर ये रोटेट हुआ राइट साइड में, फिर ये नीचे की तरफ आया, फिर ये इस तरफ आया, मतलब अगली वाली आकृति में ये वाई ऊपर की तरफ रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं वाई जो है सभी में ऊपर की तरफ है। फिर उसके बाद में देखिए ये नया यहाँ पे जुड़ गया है, फिर ये भी इसी तरह से रोटेट हो रहा है। यहाँ पे राइट में था, फिर उसके बाद में देखिए ये नीचे की तरफ आया, फिर ये लेफ्ट में रहेगा अगली बार। तो यहाँ पे ये लेफ्ट में है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो ये एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। फिर अगली बार मैंने देखा ये जो दूसरा वाई यहाँ पे जुड़ा है, यहाँ पे ये वाला, फिर ये जो है ये राइट साइड में हो गया है, लेकिन अब ये नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, इस तरह से। तो ये नीचे की तरफ इसमें भी है, इसमें भी है ये, और ये इसमें नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों में जो है अब ये 2 ऑप्शन आपके पास में, एक तो ये है एक ये है, 3 ऑप्शन बचे हुए हैं। ठीक है, अब फिर से यहाँ पे देखिए कि ये वाली जो आकृति है अगली आकृति में ये इस तरह से रोटेट होगी। यहाँ पे ये इस तरह से रोटेट हो रहा है, लेकिन इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है, क्योंकि ये दोनों में स्ट्रेट है सेम। तो ये इसमें रोटेट होगी। यहाँ पे इसका जो आंसर है, लेकिन सॉरी इसमें भी रोटेट हो रहा है, लेकिन ये पहले एलिमिनेट हो चुका है। एक इसमें भी देखिए ये वाला, तो ये ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको मेहनत करनी होगी, तभी आप इसका आंसर ढूंढ पाएंगे। ये सीरीज समझ में आ जाएगी। ये रोटेशन का ही खेल होता है ज़्यादातर चीज़ों में। बाकी आप रोटेशन को समझ गए तो आप होपफुली आंसर अच्छे से दे पाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। सो हमने रीजनिंग के सवाल 15 जो आने थे वो पूरे के पूरे एकदम कंप्लीट कर लिए हैं। तो होपफुली आपके रीजनिंग के सवाल लगभग सारे सही रहे होंगे। अब हम देखते हैं मैथमेटिक्स के सवाल। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास में दिया गया कि 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 20% और 50% अधिक हैं, तो पहचान ये कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। बहुत ही कॉमन सा सवाल है और बहुत बार पूछा जाता है ऐसा सवाल। तो देखिए सबसे पहले आपको पता है कि मैं मान लेता हूँ कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, 3 संख्याएं हैं। उसके बाद में ये फ्रैक्शन आप याद रखिएगा कि 20% का फ्रैक्शन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, निकाल भी सकते हैं। इसको डिवाइड करेंगे 100 से, लेकिन बार बार जब ये प्रोसेस करते हैं तो आपको याद ही हो जाता है कि 20% मतलब 1/5, 50% मतलब 1/2। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि 2 संख्याएं जो है तीसरी संख्या से, जैसे मैंने पहली संख्या और दूसरी संख्या मान ली, तीसरी संख्या से क्रम से 20%। तो देखिए पहली संख्या जो है 20% अधिक है किससे, तीसरी संख्या से। तो तीसरी संख्या को मैं मानूंगा जो नीचे वाली संख्या है। ठीक है, तो ये संख्या है 5, मान लेता हूँ कि ये 5 है, तो ये पहली संख्या जो है क्या होगी, इससे अधिक है, मतलब 6 है। फिर दूसरे केस में क्या बोल रहा है ये कि ये इससे 50% अधिक है दूसरी संख्या तीसरी संख्या से। तो तीसरी संख्या जो है मैं 2 मानूंगा, तब ये कितनी होगी, 3। तो इसी संख्या की ये 2 मान आएंगे, इन दोनों को मैं सेम करूंगा। सेम करने का मतलब है कि या तो आप इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर इनको जो है एलसीएम ले लीजिए और उसको छोटी से छोटी संख्या बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे यहाँ पे 4 होता है, यहाँ पे 2 होता है, तो मैं क्या करता कि सिर्फ इसको 2 से गुणा कर लेता नीचे वाले को। अब इसको मैं यहाँ पे तो 2 से गुणा करूँगा, यहाँ पे 5 से। तो ये लेफ्ट राइट में भी करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे 2 से, यहाँ से 5 से। तब देखिए ये कितने हो जाएगा, ये तो 12 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। तो इनका जो अनुपात आ गया मेरे पास में
तो यहाँ पे आपके पूछा है पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत है, दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। तो पहली संख्या कितनी है 12, दूसरी संख्या का पूछा है मतलब आप 115 इंटू 100। 3 से ये कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, ये 5 से काटने पे 5 20, ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 इनकी 80%। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार अब नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या बोला गया कि एक व्यक्ति अपना रिक्शा जो है 1720 रुपये में बेचता है। देखिए सेलिंग प्राइस दी गई है यहाँ पे आपके पास में, तो उसे 25% की हानि होती है। मैंने कल भी एक चीज़ आपको बताई थी कि हानि का मतलब है कि आप जो काउंट करेंगे वो कॉस्ट प्राइस पे ज्ञात करेंगे, ठीक है, क्रय मूल्य पे। ठीक है, 25% की हानि होती है, तो 25% का लाभ कमाने के लिए रिक्शा का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस जो है आपको बताना है। ठीक है, सबसे पहले 25% का फ्रैक्शन आपको पता है 1/4 होता है। आपको 3 चीज़ें होनी चाहिए, सीपी और एसपी। ठीक है, तो पहले केस में क्या हो रहा है, ये हानि हो रही है, तो सीपी अगर 4 था तो 25% की हानि हो रही है मतलब 3। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि 1720 नहीं है, ये 720 है। ये यहाँ पे दिया गया है, ये यहाँ पे डैश लगा हुआ है यहाँ पे, इसको छोड़िए एक बार, हिंदी में देखिए, इंग्लिश में सही है ये 720। तो यहाँ पे इस 3 की वैल्यू जो है आपके पास में 720 दी गई है। तो यहाँ पे आपके पास में इसका जो इसको मान निकाल लीजिए आप यहाँ पे, क्योंकि सीपी मुझे मिल जाएगा। तो 3 से आप इसे काट लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 240 रुपये। एक का मान आ गया, 1 यूनिट का 240। तो यहाँ पे आपके पास में कितना हो जाएगा, ये 960 रुपये हो जाएगा। 960 रुपये सीपी हो जाएगा, 24 गुणा 4 96 हो जाता है। तो यहाँ पे ये 960 रुपये सीपी आ गया। अब ये आप बोल रहा है कि 25% लाभ चाहिए। अब लाभ चाहिए तो फ्रैक्शन तो वही रहेगा, मतलब सीपी तो सेम ही रहेगा 4, लेकिन प्रॉफिट के केस में ऊपर वाली वैल्यू जुड़ जाती है। मतलब अब सीपी कितना हो जाएगा 5। जब ये 5 पे बेचेगा 4 की वस्तु को, तब इसको 25% का लाभ होगा। अब यहाँ पे देखिए, आपको एक पता है कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 240, तो इसको 240 से गुणा कर दीजिए। तो आपको पूछा क्या है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, विक्रय मूल्य ही पूछा है आपको। तो देखिए 24 पंजे 120 होता है, तो 120 और एक जीरो लगा दीजिए, मतलब ये 1200 इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। देखिए 240 को 5 से गुणा करने में 1200, तो उसका ये आपके पास में सेलिंग प्राइस पूछा है, विक्रय मूल्य पूछा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो होपफुली ये भी आपने कर लिया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है आपके पास में कि इफ ए रेशियो बी इक्वल टू 3/4, बी रेशियो सी इक्वल टू 5/7, सी रेशियो डी इक्वल टू 8/9, देन ए रेशियो डी इक्वल टू व्हाट। ठीक है, इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले आपको ए बी सी डी इस तरह से लिखना होगा। फिर ए रेशियो बी कितना है, 3:4 है। बी रेशियो सी कितना है, 5/7 है। इस तरह से अलग अलग लिखना है आपको। सी रेशियो डी आपके पास में कितना है, 8/9। अब आपको जो है इनका एक साथ बनाना है। इस केस में क्या करना पड़ेगा, देखिए एक ही मान की यहाँ पे भी 2 वैल्यू है, यहाँ पे भी 2 वैल्यू है, तो इनको समान करने के लिए आप चाहे तो इस लेफ्ट साइड से स्टार्ट कीजिए, चाहे राइट साइड से स्टार्ट कीजिए। तो जैसे मैं राइट से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो देखिए इसको पता है 7 और 8 को जो है हम अगर बराबर करेंगे तो इसको 8 से गुणा करना पड़ेगा, इसको 7 से, इसको 7 से कर रहे हैं मतलब इसको भी 7 से करेंगे। तो यहाँ पे ये आपके पास में कितना हो जाएगा, 8 गुणा 7, ये 56 हो गया। अब ये आपके पास में 8 से गुणा किया है, तो इसको भी आपको पता है कि 8 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40। ये 40 है, तो इसको जो है अगर 4 को 40 बनाना है तो मुझे सिर्फ 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये 10 से, इसको भी 10 से, तो इसको 10 से। तो ये कितना हो गया, देखिए 30, ये हो गया 40 और ये हो गया 8 7 कितना हो जाएगा 56 और 7 9 63। तो अब आपको पूछा क्या है कि ए रेशियो डी क्या होगा। तो ए की वैल्यू देखिए यहाँ पे 30 आ रही है और डी की जो वैल्यू आ रही है आपके पास में ये 63 आ रही है। इनको देखिए आपस में काट लीजिए, ये 3 से कट जाएगा, 3 दाहे 30 और ये 21 या 63 होता है। तो 10:21 इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल भी इस तरीके का ही एक सवाल है कि आप बोल रहे हैं आपके पास में कि 14 विद्यार्थियों का औसत अंक, एवरेज से सवाल है। इनकी 14 स्टूडेंट हैं, इनका एवरेज जो है आपके पास में, मैं यहाँ पे एवरेज लिख रहा हूँ, यहाँ पे स्टूडेंट लिख रहा हूँ। 14 विद्यार्थियों का एवरेज जो है आपके पास में 71 दिया गया है। बाद में ये पाया गया कि एक विद्यार्थी के अंकों को जो है गलती से 56 के स्थान पे, अब देखिए ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 56 के स्थान पे 42 लिख दिया गया था। मतलब हमें क्या करना है, बढ़ाना है। तो एक अन्य विद्यार्थी और एक अन्य विद्यार्थी के अंक 32 के स्थान पे 74 लिख दिए गए थे। यानी कि इस केस में हमें क्या करना है, इन अंकों को घटाना है। ठीक है, 42 से हमें 56 बनाना है और 32 से 74 बनाना है। तो सही औसत निकालना है। देखिए इस केस में आप सबसे पहले क्या कीजिए, 56 में से 42 को घटा लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे क्या था, 42 माइनस 56 में से 42 को घटा लीजिए। तो यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, 14 14 3 42, 14 चौक 56, सीधा ही हो रहा है। फिर उसके बाद में यहाँ पे 74 में से 32, 4 माइनस 2 गया तो 2 और 7 माइनस 3, तो यहाँ पे कितना बचेगा 4। तो ये तो देखिए ये तो क्या है, नेगेटिव है, माइनस है। क्यों,
क्योंकि यहाँ पे देखिए ये अधिक जो है इसने बढ़ा के लिख दिया यार, 32 मार्क्स आ रहे थे लेकिन उसके 74 लिख दिए गए हैं। उसके अलावा जिसके 56 आ रहे थे लेकिन 42 लिख दिया। तो यहाँ पे 14 तो मुझे प्लस करना है इस एवरेज में और 42 घटाना है, तो इन दोनों को ही आप एक साथ लिखेंगे तो यहाँ पे -28 हो जाएगा, ठीक है, -28 हो जाएगा। अब ओवरऑल जो है 14 विद्यार्थी थे, इनका जो है एवरेज है 71 है। अब इसमें देखिए इसको एवरेज बनाना है, ये तो टोटल नंबर है तो इसको 14 विद्यार्थी हैं तो 14 में बांट दीजिए बराबर, तो 14 से काट देंगे तो 2, लेकिन ये माइनस का 2 आएगा तो इस एवरेज से -2 कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा आपके पास में 69। तो सही एवरेज जो 14 विद्यार्थियों का है वो कितना है 69, इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला सवाल देखिए रेलगाड़ी वाला है और ये टाइम स्पीड डिस्टेंस है। तो क्या बोला है कि दो रेलगाड़ियों की चालों का अनुपात यानी कि स्पीड, यानी कि मैं मान लेता हूँ S1 और S2, इसका अनुपात 6:5 है। तो उनकी लेंथ में मान लेता हूँ L1 और L2, इनका रेशियो ही दिया है इन्होंने 5:3 है। तो खंबे को पार करने में लिए गए उनके समय का अनुपात क्या होगा। अब देखिए मैंने कल भी बताया था कि सिर्फ जब ट्रेन जो है एक खंबे को पार करती है, एक व्यक्ति को पार करती है, एक पेड़ को पार करती है, ऐसी वस्तु जो बिल्कुल स्ट्रेट हो, ठीक है, जिनकी कोई लेंथ नहीं होती है, जी आप बोलेंगे कि खंबे की कुछ सेंटीमीटर लेंथ होती है लेकिन उसको नेगलेक्ट माना जाता है, ठीक है। तो उस केस में क्या किया जाता है कि उसकी लंबाई उतनी ही होती है, जब सॉरी उसकी द्वारा तय की गई दूरी उतनी ही होती है जितनी की ट्रेन की लेंथ होती है, ठीक है। अब हमें पूछा है कि उसके पार करने में लिए गए समय का अनुपात, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टाइम निकाल लेता हूँ, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, जैसे कि मैं लिखा लेता हूँ दूरी है यहाँ पे L1/S1 अनुपात L2/S2। तो ये क्या हो जाएगा L1 कितना है देखिए 5 है, सिर्फ रेशियो लिख लीजिए क्योंकि आपको पता है कि अगर इसका एग्जैक्ट वैल्यू भी लिखेंगे आप तो वो कट जाएगा और कटने के बाद में ये रेशियो ही बचने वाला है। दूरी लिख ली, उसके बाद में इसकी चाल कितनी है, ये आपके पास 6 है अनुपात, फिर उसके बाद में L2 का मान कितना है 3 और इसका जो है चाल कितना है 5 है। अब देखिए ये हो गया, अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, आप इसको वज्र गुणा कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा 25 अनुपात 18। तो ये आपके पास में इसका टाइम 1 और टाइम 2, जो ट्रेन पहली ट्रेन लेगी वो 25 जो भी होगा, सेकंड में जो भी होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ रेशियो में ही मान दिया गया है, इसका कोई यूनिट नहीं बताया गया कि किलोमीटर में है मीटर में है, तो हम भी सिर्फ इसको रेशियो में ही बता सकते हैं। एग्जैक्ट मान अगर कोई देता, जैसे ये बोल देता कि पहली ट्रेन की लंबाई इतनी है या दूसरी ट्रेन का स्पीड इतना है, तब हम एग्जैक्ट बता पाते उसको रिलेट करके, लेकिन यहाँ पे सिर्फ यही दिया गया है। आंसर में आपको पता है कि 25:18 दिया गया है, तो यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए आपके पास में क्या बोला गया कि दो समांतर 8 सेंटीमीटर वाली जीवाओं के बीच की दूरी ज्ञात करें जिस वृत्त का व्यास 10 सेंटीमीटर है। तो देखिए सबसे पहले आपको पता है कि वृत्त बनाना पड़ेगा, दो समांतर जीवाएं हैं, ठीक है, उनके बीच की दूरी जो है ज्ञात करनी है आपको। जैसे मैं समांतर जीवा बना लेता हूँ, एक जीवा जैसे ये है और एक जीवा देखिए ध्यान रखिएगा ऊपर बनेगी। क्यों बनेगी, क्योंकि देखिए हर वृत्त के अंदर जो है एक लंबाई की दो जीवा होती हैं, ठीक है, कितने भी जीवा हो सकते हैं, जैसे क्योंकि इसका जो है यहाँ से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगा। अगर मैं इसके जस्ट नीचे समांतर बनाता हूँ तो इसकी लेंथ चेंज हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि केंद्र की विपरीत दिशाओं में बनेगी 8 सेंटीमीटर की दो, ठीक है। तो ये 8 सेंटीमीटर है और ये भी 8 सेंटीमीटर है, ये नीचे वाली नहीं है, ठीक है। उसके बाद में ये बोला गया है कि इसका व्यास 10 सेंटीमीटर है, मतलब क्या कहना चाह रहा है कि इसकी त्रिज्या जो है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो इसको आप मिला लीजिए, ये 5 सेंटीमीटर होगी। आप सीधा लिख लीजिए, किनारे से मिला लीजिए, आपको पता है कि अगर सेंटर से मिलाएंगे तो वो त्रिज्या ही होगी। अब आपको पता है कि ये जो है इसको लंब समद्विभाजित भाजित करती है, ठीक है। तो जैसे आप इस पे डालेंगे तो ये इसको जो है बराबर भागों में बांटती है। तो ये इसकी 4 सेंटीमीटर लेंथ हो जाएगी, ये 5 है, मतलब कितना है कि ये 3 सेंटीमीटर लेंथ है। और इसी प्रकार इस साइड में भी आप निकालेंगे तो ये भी सेम ही कोड है आपके पास में, 4 3 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास में बोला गया है कि जो दो समांतर जीवा हैं उनके बीच की दूरी कितना हो जाएगी, तो 3 + 3 6 सेंटीमीटर इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। तो होपफुली आपने ये कर लिया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए आपके पास में कि एक वर्ग का विकीर्ण a + b है, तो उस वर्ग का विकीर्ण याद करें जिसका क्षेत्रफल a है। a के क्षेत्रफल का 2 गुना है, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक वर्ग लिख रहा हूँ। तो देखिए इसमें मैंने विकीर्ण बनाया, इसकी लंबाई इन्होंने दी है a + b, ठीक है। आपको पता है कि जो वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल अगर हमें सिर्फ विकर्ण दिया गया हो तो क्या होता है डायगोनल का स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा a + b का होल स्क्वायर अपॉन 2। ये क्या है, इसका एरिया है। अब क्या बोल रहा है कि जो दूसरा वर्ग बनेगा उसका एरिया इसका जस्ट डबल है, तो इसका डबल करने के लिए मैं इसको 2 से गुना कर देता हूँ, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, मतलब उसका एरिया है a + b का होल स्क्वायर। अब बोल रहा है उसका डायगोनल बताओ।
अगर हमें एरिया देके डायगोनल पूछ सकता है तो जब डायगोनल दिया है तो एरिया निकाल सकते हैं, तो जब इसमें एरिया दिया गया है तो डायगोनल भी निकाल सकते हैं। तो डायगोनल हम मान लेता हूँ कि क्या है डी, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा कि डायगोनल के स्क्वायर अपॉन में 2, जो नया वर्ग है उसका मैं डी मान रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये D1 मान लीजिए, चाहे तो ये D2 मान लीजिए। इसका क्षेत्रफल कितना आया अपने पास में, a प्लस बी का होल स्क्वायर बटा 2। तो यहाँ पे डी स्क्वायर निकालना है, D2 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, इस तरफ 2 से गुणा कर दीजिए कि 2a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब सिर्फ मुझे स्क्वायर हटाना है तो यहाँ पे रूट लगा दीजिए। अब देखिए इसके तो स्क्वायर है पूरी a प्लस बी के, तो ये तो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √2a प्लस बी, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया गया है √2a प्लस बी, डी आंसर सही हो जाएगा। मैथ का लास्ट सवाल है, ये भी फटाफट कर लेते हैं कि दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है और मैं जैसे फर्स्ट सेकंड मान लेता हूँ, इनका रेशियो 2:3 है और उनका लेस है, यानी कि एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये कितना दिया गया है आपके पास में, ये दिया गया है 54। तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करें, ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। ये चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको क्या दिया गया हो, एलसीएम दिया गया हो और नंबर का रेशियो दिया गया हो, तो अगर आपको उस नंबर पता करना है तो आप इस तरह से क्या करेंगे कि उस को, या तो आप इसको ऐसे मान लीजिए कि 2x है ये संख्या, ये 3x है, अगर इसका एलसीएम निकालते तो कितना आता है 6x, लेकिन इस 6x की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 54 दे रखी है, तो यहाँ फिर x की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए कितनी आ जाएगी 9, 9 का 54 होता है, ठीक है। तो ये आपके पास में आ गया 9, x की वैल्यू 9 आ गई। हमें पूछा है कि इनका योग बताइए, तो देखिए एक है 2x एक है 3x, तो ये कितना हो जाएगा 5x, x की वैल्यू मुझे पता है 9 है, तो 5 गुणा 9, यानी कि इन संख्याओं का योग जो है कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, तो ये इसका जो है आंसर हो जाएगा। अब चाहे तो सिंपली वैसे भी कर सकते थे, x मानने की जरूरत नहीं थी। इसको कैसे करते, अब आपको पता है कि 2 और 3 दो नंबर हैं, इनका एलसीएम निकालेंगे तो 6, इस 6 का मान ही हमें 54 दिया गया है, इसको रिलेट करते तो ये रिलेशन 9 का आता और इन संख्याओं का योग करके कर सकते थे, लेकिन x मानने के बाद में आपको पता है कि आपको मान किसका निकालना है, तो इसलिए थोड़ा सा आसान लगने लग जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके पास में क्या दिया गया है कि ग्लूकोमीटर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ये एक चिकित्सकीय उपकरण है, ये एक गैर चिकित्सक उपकरण है, इसका उपयोग हवा में ऑक्सीजन के स्तर को मापने में किया जाता है, इसका उपयोग हवा में नाइट्रोजन के स्तर को मापने के लिए किया जाता है। तो ये आपको पता है कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा। ये क्या है, एक चिकित्सक उपकरण है। उसका देखिए विश्व तंबाकू निषेध दिवस यानी कि नो तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 31 मई, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 1 मई भी आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, लेबर डे मनाया जाता है इस दिन भी। एक और सवाल इंपॉर्टेंट दिवस से ही है, विश्व पर्यावरण दिवस, जो कि बहुत बार पूछा जाता है, ये याद रखिएगा 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट आपके पास में है कि मंगल ऑर्बिट मिशन मोम, जो मंगलयान को किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था, ये एक अच्छा सवाल है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ये है 2013, यानी कि ये वह मिशन है जिसमें भारत जो है पहली बार में सफलता हासिल कर लिया था, लेकिन और देशों ने जो है कई बार प्रयास करने के बाद में मंगलयान पे ये मिशन पहुंच बीचा था, लेकिन इस तरह के मिशन में जो है भारत पहली बार में सफल हो गया था। 2013 में ये लॉन्च किया गया था और इस पे जो है मिशन मंगल नाम से मूवी भी बन चुकी है, तो इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है। लेकिन निम्नलिखित से कौन सा एक गैस रंगहीन व गंधहीन नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसका जो सवाल हो जाएगा वो हो जाएगा क्लोरीन। क्लोरीन जो है गैस रंगहीन और गंधहीन नहीं है। बाकी आपको पता है जैसे कि ऑक्सीजन, इसका भी कोई कलर या नहीं होता, ठीक है। उसके अलावा नाइट्रोजन है, इसका भी कोई कलर नहीं होता है, ठीक है, नहीं कोई हाइड्रोजन का होता है, क्लोरीन का होता है, ये आप कह सकते हैं। तो इसका जो कलर होता है लगभग ग्रीनिश येलो होता है, मतलब लगभग थोड़ा सा पीला, थोड़ा सा हल्का पीला आप कह सकते हैं, इस तरीके का ये कलर होता है। बाकी आपको पता है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो आप जैसे रोज लेती हैं, इसका कोई कलर भी आपने नहीं देखा, इसके अलावा नहीं इसमें कोई गंध होती है, गंध होती है तो आपको पता चलता है, लेकिन आपको पता है जब सांस लेते तो कोई गंध का महसूस नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल आपके पास में कि नई दिल्ली में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये 3rd प्लेस उन्होंने प्राप्त किया था। उसके अलावा भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, तो ये भी ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा आपके पास में HS अरोड़ा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा उप प्रमुख की बात कर रहा है, प्रमुख तो आप सभी को पता होगा कि RKS भदौरिया है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट CDS जो है, ठीक है, तो वो कौन है, बिपिन रावत। सो ये हमने आज के 30 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। होपफुली आपका एक अच्छा स्कोर यहाँ पे रहा होगा और ये मॉक टेस्ट आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो इसका फीडबैक के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बताइएगा कि आपका स्कोर क्या रहा था और आपने जो है क्या यहाँ पे कुछ नया सीखा, क्या मुझे इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, और इस सभी को एक साथ वीडियोज़ को देखने के लिए प्ले में देख सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन उसका लिंक दिया गया है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन भी दबा देना, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।